क्या टॉपिक है? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर विभागीय हस्तांतरण। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं कुछ, अंतः विभागीय स्थानांतरण। क्या होता है ये, इसको समझते हैं, फिर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व। उसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मान लेते हैं कंपनी है AB, ठीक है, कंपनी का नाम है AB। इसके 2 डिपार्टमेंट है। इसके कितने डिपार्टमेंट है? 2 डिपार्टमेंट है। एक है डिपार्टमेंट A, एक है डिपार्टमेंट B। 2 डिपार्टमेंट है इसके। अब इस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अपना काम करता है, ये डिपार्टमेंट अपना काम करता है, दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट है, और हम इनकी ट्रेडिंग और P&L बनाते हैं और इससे नेट प्रॉफिट वगैरह पता करते हैं, एंड में पूरी कंपनी की हम बैलेंस शीट बना देते हैं। इतना हमने अभी तक समझा और इसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे। अब यहां पर क्या होगा पता है, ये डिपार्टमेंट हो सकता है गुड्स ट्रांसफर करे इसको, वैसे ये डिपार्टमेंट क्या करता होगा? परचेज करता होगा और सेल करता होगा। अब सेल करने के अलावा ये गुड्स ट्रांसफर किसको कर रहा है? बी डिपार्टमेंट। मतलब समझे कहने का मतलब, जैसे ये अपना अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, डिपार्टमेंट ए का अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर देखो, वैसे तो यहां क्या आता है? बाय सेल्स। हाँ, तो सेल्स तो होता ही है, इसके अलावा सेल्स के अलावा एक और सेल करता है, वो क्या करता है? ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट। इसने क्या किया? कुछ गुड्स बी डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफर किया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए की सेल्स है और 20,000 रुपए का गुड्स जो है वो किसको ट्रांसफर किया? बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। ये इंटर ट्रांसफर हो गया। अब बी डिपार्टमेंट जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, हाँ, तो ये क्या कहेगा? देखो, ये बोलेगा भाई कि एक तो चलो मेरे पास गुड्स परचेज करते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक होगा, और एक कहां आएगा? एक क्या होगा? ट्रांसफर फ्रॉम कहां से ट्रांसफर हुआ है? बी डिपार्टमेंट से। बी डिपार्टमेंट से इसके पास में कितना ट्रांसफर हुआ? 20,000 रुपीज का। ये है इसका मतलब इंटर ट्रांसफर। तो इंटर ट्रांसफर का मतलब होता है जब एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है। वैसे दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट परचेज करते हैं, सेल करते हैं, खर्चे होते हैं, प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हैं, दोनों डिपार्टमेंट में यही होता है। लेकिन कई बार 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को गुड्स ट्रांसफर भी कर देते हैं, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, बस यही है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, और कुछ भी नहीं। गुड इवनिंग जतिन, ठीक है, ओके। सो अब यहां पर प्रॉब्लम इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की नहीं है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के केस में हमको ट्रीटमेंट क्या करना है, मैंने आपको भी बताया ना क्या ट्रीटमेंट करना है आपको, है ना। तो यहां प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम एक और आती है, मैं बताता हूं वो कौन सी प्रॉब्लम है। जो एक और प्रॉब्लम है वो ये है कि भैया जो ये ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है गुड्स किसको? बी डिपार्टमेंट को 20,000 रुपए का। हाँ, तो ये जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है ये किस पे हो रहा है? कॉस्ट पे हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कॉस्ट पे हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट अगर सेल्स प्राइस पे हो रहा है तो, सेल प्राइस पे हो रहा है तो, कॉस्ट पे हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये गुड्स ट्रांसफर हो रहा है सेल्स प्राइस पर, तो यहां पर हम सेल्स प्राइस पे अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हमें यहां पर देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जो ये गुड्स 20,000 रुपए का किस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया? इस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया। किसको? इसको। तो इस डिपार्टमेंट ने, अब समझना बेटा, शब्दों पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, समझ आएगा। तो आगे जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आएगा, क्योंकि कुछ चीजें पहले आ जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं उसको एक बार में क्लिक हो जाएगा,
पूरा फोकस मेरे वर्ड्स पे करना, शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिपार्टमेंट ए है, हाँ, ये क्या कर रहा है, गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी डिपार्टमेंट को, ठीक है, कॉस्ट पे कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कब, जब ए डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर किया कितना, 20,000 रुपए का, किसको, बी डिपार्टमेंट को, और बी डिपार्टमेंट ने वो गुड्स आगे बेच दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसने इसको दिया, इसने आगे सेल कर दिया, सबने प्रॉफिट कमा लिया और वास्तव में प्रॉफिट रियलाइज हो गया। बट अगर यहां पर ये जो 20,000 रुपए का गुड्स ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है बी डिपार्टमेंट को, तो ए डिपार्टमेंट ने तो इसको सेल्स दिखा दिया, लेकिन बी डिपार्टमेंट ने अगर इसको बेचा नहीं है, और अगर ये यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पूरा का पूरा 20,000 रुपए का गुड्स क्लोजिंग स्टॉक पे पड़ा है, तो इसमें से जो प्रॉफिट है जो जुड़ा हुआ है, कब जुड़ा हुआ है, जब ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड सेल किया था, ट्रांसफर किया था सेलिंग प्राइस पर, तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट अभी तक एक्चुअल में कमाया नहीं, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जैसे ब्रांच अकाउंट के अंदर हम स्टॉक रिजर्व निकाल के रख देते हैं, तो सेम यहां पर भी करना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है वो पड़ा है, तो उसके अंदर का जो प्रॉफिट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, उसको हमको अलग निकाल के पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखाना होगा। कैसे करना होगा, कैसे नहीं करना होगा, उसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं, उससे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी हो जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट करना वो भी समझ में आ जाएगा, और एक बार जो अभी तक किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा कि नोट्स के अंदर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, सुमित एंड सन्स ऑपरेट 2 डिपार्टमेंट। सुमित एंड सन्स कितने डिपार्टमेंट ऑपरेट करता है, 2 डिपार्टमेंट। अनिकेत बेटा 6 बजे का टाइम है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, लेट मत आया करो, जो आज कराने वाला हूं उसका कॉन्सेप्ट तो बता दिया, ठीक है। सुमित एंड सन्स ऑपरेट 2 डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट। द एंटायर डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट बी फॉर रॉ मटेरियल इज मीट बाय डिपार्टमेंट ए इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस, एट इट्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये बोल रहा है ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है। बी डिपार्टमेंट को जो भी मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, ए डिपार्टमेंट उसको भेजेगा। तो ए डिपार्टमेंट कहां से लाएगा, वो हो सकता है परचेज करे, तो जो रॉ मटेरियल है वो ए डिपार्टमेंट मार्केट से परचेज करता है, उसके बाद खुद भी यूज करता है और बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर भी करता है। तो बी डिपार्टमेंट को बाहर से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, मोटा मोटी ये कह रहा है। देखो समझ लो, पहले हिंदी में पढ़ा देता हूं। सुमित एंड सन्स के पास 2 विभाग है, और वह ब यानी बी विभाग के कच्चे माल की सारी आवश्यकता अ यानी कि ए विभाग से उसके सामान्य विक्रय मूल्य पर पूरी की जाती है। यानी कि जो ए डिपार्टमेंट है वो पूरा रॉ मटेरियल किसको बेचता है, बी डिपार्टमेंट को, बट किस पे बेचता है, सेलिंग प्राइस पे। तो ये यहां पर ये कह रहा है कि आपके पास 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए डिपार्टमेंट जो है वो गुड्स ट्रांसफर करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जो मैंने आज आपको बताया। तो ये यहां पर गुड्स ट्रांसफर करता है इसको, रॉ मटेरियल, ठीक है, गुड्स ट्रांसफर करता है किस पर, सेलिंग प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर। जो ए डिपार्टमेंट की सेल्स प्राइस है उसी पर बी डिपार्टमेंट को सेंड करता है, कॉस्ट पे नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है पूरा, रिलेटेड टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ लॉस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए वाज 48,000 एंड दैट टू डिपार्टमेंट बी वाज 3750। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ए डिपार्टमेंट का और बी डिपार्टमेंट का, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है, क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस से बाहर दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है। ओके जी, ठीक। अब यहां पर आपको कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ए डिपार्टमेंट का, बी डिपार्टमेंट का, एक रिजर्व भी दे रखा है ओपनिंग स्टॉक का, परचेज एंड सेल दे रखा है ए और बी डिपार्टमेंट का, इंटर डिपार्टमेंट बी और ए दे रखा है, डायरेक्शन जो है डायरेक्टर है उसकी फीस और रेम्युनेशन दे रखा है, वेजेस दे रखा है, रेंट और रेट्स दे रखे हैं, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ऑफिस सैलरी, फर्नीचर, ऑफिस एक्सपेंस, इक्विपमेंट, कैरीज इनवर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम देयर ऑन कैश एट बैंक। तो ये सारा आपको डेटा यहाँ पर दे रखा है। अब इस डेटा की बेसिस पर हम जो है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट बना देते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का।
P&L account for the year ended 31st March 2018. Credit, debit, A department, B department. क्या क्या दे रखा है देखो, बैलेंस शीट का आइटम एक बार मैं छोड़ दूंगा, कैपिटल अभी रहने दो, आप बोलो तो बैलेंस शीट बना भी देते हैं, हाँ सही रहेगा यार, बैलेंस शीट बना के निकी करो ना साथ में, यस चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं फिर, लगे आज क्या बैलेंस शीट का आइटम आएगा तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर ही देंगे, दोनों डिपार्टमेंट की साथ में बनेगी, अलग नहीं बनेगी, ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018, liabilities rupees सबसे पहले कैपिटल 1 लाख, ओके कैपिटल लिख दो बैलेंस शीट के अंदर, आपको पता है कहां लिखते हैं, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे, ड्राइंग होगा तो लेस कर देंगे कैपिटल में से, है ना, ओके। फिर क्या है, फिर हमको दे रखा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैपिटल हो गया, ओपनिंग स्टॉक ए डिपार्टमेंट और बी, रिजर्व भी दे रखा है, रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो रिजर्व क्रेडिट होता है, तो ये रिजर्व दे रखा है, इसका क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, पेंडिंग रख रहा हूं इसको, लेकिन ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं ए डिपार्टमेंट का 40,000, बी डिपार्टमेंट का 2,500, तो ओपनिंग स्टॉक तो हम दोनों डिपार्टमेंट का लिख ही सकते हैं 40,000 और 2,500, तो टू बैलेंस, अरे सॉरी ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 40,000 2,500। नेक्स्ट आता है आपका परचेजेस, परचेजेस डेबिट होती हैं, तो ये रही ए डिपार्टमेंट की 550 और बी डिपार्टमेंट भी परचेज कर रहा है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, ओनली 5,000 की, तो 550 और 5,000, तो टू परचेजेस, देखो बी डिपार्टमेंट ने बहुत कम परचेज करी है, क्यों, पहले ही बता दिया गया है भाई जो ए डिपार्टमेंट है वो इसको ट्रांसफर करेगा, कितना करेगा वो क्वेश्चन अभी बता देगा, लेकिन हम हाथों हाथ पहले सेल लिख देते हैं, देखो सेल ये रही क्रेडिट साइड में होती है 650 और 75, देखना कोई अमाउंट मैं रॉन्ग ना लिख दूं, आप बता देना, है ना, 650 और 75, ठीक है, हाँ। फिर आता है ये रहा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, कौन ट्रांसफर कर रहा है, ए डिपार्टमेंट, किसको ट्रांसफर कर रहा है, बी डिपार्टमेंट को, तो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके तो क्रेडिट साइड में आएगा, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके तो क्रेडिट साइड में आएगा, सेल किस साइड में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रही है, तो ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये देखो ए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो ए डिपार्टमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, हाँ कितना, जो 25,000 ट्रांसफर कर रहा है, और बी डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं तो बी डिपार्टमेंट के किस साइड में आएंगे, डेबिट साइड में, ये अभी मैंने बताया था, ये देखो जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके क्रेडिट में, जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है उसके डेबिट में, तो यहां पर बी डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है ना, तो बी डिपार्टमेंट कितना रिसीव कर रहा है, बी डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है, ये देखो डेबिट साइड में 25,000 डेबिट वाले कॉलम में, तो यहां लिखेंगे हम 25,000 रुपीज का गुड्स रिसीव कर रहा है कौन, बी डिपार्टमेंट, कहां से आया, ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट से आया, ठीक है, और इधर क्या होगा, हम लिखेंगे ट्रांसफर टू बी डिपार्टमेंट, कौन बोलेगा, ए डिपार्टमेंट, इधर तो ए डिपार्टमेंट कुछ नहीं आएगा, ए डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मैंने कितना ट्रांसफर कर दिया बी डिपार्टमेंट को, 25,000, ऐसा ही करते और ये ही करेक्ट है, ठीक है, बट यहां क्या हुआ है पता है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम है, वो बोल रहा है जो ए डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है ना, हाँ वो कितना कर रहा है, वो इंक्लूड है किसमें, इंक्लूड इन सेल्स, मतलब ये जो 25,000 ना ये सेल्स में ही इंक्लूड है पहले से ही, तो अब आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब सेल्स है टोटल 6,50,000 की, इसमें से 625 तो मार्केट में सेल करिए और 25,000 बी डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर करे हैं वो है, अच्छा तो लिख दिए हैं क्या आपने पहले ही सेल्स के अंदर, हाँ तो यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं,
अगर ऐसा नहीं बोलता ना तो हम जैसे मैंने अभी ट्रीटमेंट किया था वो एकदम करेक्ट था। आए समझ में? ओके जी, चलिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बोल देना बेटा, है ना, मैसेज कर देना, ठीक है, चैट में। आगे आगे डायरेक्शन फी एंड रेम्यूनरेशन। डायरेक्शन फी और रेम्यूनरेशन किसकी कितनी है? टोटल दे रखी है 15,000, लेकिन इसमें ए डिपार्टमेंट की कितनी और बी डिपार्टमेंट की कितनी है वो हमको पता नहीं है, तो इसको मैं एक बार पेंडिंग रख रहा हूं, देखेंगे इसका क्या करते हैं। कोई सूटेबल रेशियो होगा तो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नहीं तो अभी इसको पेंडिंग रख रहा हूं। तो एक मैंने यहां पर ये पेंडिंग रखा है, एक मैंने यहां पर ये पेंडिंग रखा है। ओके, वेजेस एंड सैलरी दे रखा है बिल्कुल। ए डिपार्टमेंट का कितना है 10,000, बी का कितना है 20। तो वेजेस पहले लिखा हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सैलरी पहले लिखा होता तो P&L में जाता। तो वेजेस एंड सैलरी ये तो 11th में सीखते हैं। तो वेजेस शब्द पहले लिखा हुआ तो ट्रेडिंग में लिखेंगे कितना 10 और 20, तो 10 और 20। ओके जी, एक चीज और यहां पर बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऊपर ही है ना, ये रहा 48,000 और 3750। हाँ तो ये क्लोजिंग स्टॉक तो लिखी दो 3750 48,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक और कहां आता है? बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां लिखेंगे स्टॉक 48,000 प्लस 3750। अब यहां लिख रहा हूं, बाद में टोटल करके लिख देंगे। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी हो गया हमारा। हाँ, आगे आता है बेटा रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट कितना है 4,000। अब 4,000 में से 3/4 किसका है? ए डिपार्टमेंट का। 4,000 में से 3/4 किसका? ए डिपार्टमेंट का। तो 1/4 किसका हो गया? बी डिपार्टमेंट का। सीधी सी बात है, दो ही तो डिपार्टमेंट है। तो ये बोल रहा है रेंट एंड रेट्स जो है वो 4,000 है टोटल, उसमें ए डिपार्टमेंट जो है उसका है 3/4। तो 4,000 का 3/4 कर लो 3,000। तो अब बताओ बी डिपार्टमेंट का कितना बच गया? सीधा 1,000 सीधा ही आ गया, या फिर 4,000 का 1/4। तो रेंट एंड रेट्स, लेकिन ये P&L का आइटम है, रेंट एंड रेट्स। क्वेश्चन ने खुद ही बोला हुआ है कैसे दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लाइटिंग एंड हीटिंग का भी बोला हुआ है, लाइटिंग एंड पावर क्या बोला हुआ है? 3/4 बी डिपार्टमेंट का। इस बार क्या बोल रहा है? लाइटिंग एंड इसके बारे में 3/4 किसका है? बी डिपार्टमेंट। तो ए डिपार्टमेंट का कितना हो जाएगा 1/4। तो 1,000 3/4 और 1,000 1/4। तो देखो कितना कितना होगा। वन 1,000 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 750 बी डिपार्टमेंट और 250 हो गया ए डिपार्टमेंट। 750 250, लेकिन पहले बी डिपार्टमेंट में लिखना है, ठीक है 750। तो लाइट्स एंड पावर 750 इसमें 250। बस केयरफुली जो है क्वेश्चन को पढ़ना होता है, आधे से ज्यादा आंसर तो वही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। दोनों का अलग अलग दे रखा है भाई, ए डिपार्टमेंट का कितना है और बी का कितना है। ये 500 क्या आया भाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ए डिपार्टमेंट का है 500 और बी डिपार्टमेंट का है 2,500, ठीक है। तो दोनों डिपार्टमेंट का अलग से ही दिया हुआ है, तो हम यहां लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन। ओके ठीक, नेक्स्ट आगे देखो फिर ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी में बेटा अभी तक ये नहीं बोला हुआ है कि किस रेशियो में डिवाइड करना है। फर्नीचर एंड फिटिंग बेटा ये हम कर लेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग कहां जाएगा? सीधा का सीधा 10,000 कहां जाएगा? फर्नीचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट में।
नेक्स्ट है फिर ऑफिस एक्सपेंस, इसका पता नहीं किस रेशियो में बांटना है। इक्विपमेंट हमको पता है, इक्विपमेंट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में 25,000, तो यहां लिख देंगे इक्विपमेंट। ओके, इक्विपमेंट तो एसेट होती है ना, इसलिए। नेक्स्ट आता है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है ना बेटा, हाँ, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और ओनली ए डिपार्टमेंट का बोला हुआ है। ए डिपार्टमेंट का कितना परसेंट, टोटल ही ए डिपार्टमेंट का है, कोई परसेंटेज नहीं है, 33,000, तो कैरीज इनवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में ए डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आगे, इन्वेस्टमेंट एंड इनकम देयर ऑन। इन्वेस्टमेंट कितने हैं, इन्वेस्टमेंट ये रही डेबिट में, क्योंकि एसेट डेबिट होती है 50,000, और इनकम कितनी है उसके ऊपर, इनकम ये रही 5,000। तो इनकम को किस में लिखूं, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना होता है 5,000 को, इनकम है ना, बट ए डिपार्टमेंट में कितनी और बी में कितनी वो पता नहीं है हमको, इसलिए मैं इनकम को अभी पेंडिंग रख रहा हूं। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे 50,000, तो ये यहां आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इनकम को पेंडिंग क्यों रखा है, क्योंकि इनकम पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाती है, बट ए डिपार्टमेंट की कितनी, बी डिपार्टमेंट की कितनी वो हमें पता नहीं है, इसलिए इसको पेंडिंग रखा है। तो मैंने पेंडिंग, अच्छा, कैश एट बैंक लिख देते हैं, कितना, 27,000, तो कैश एट बैंक 27,000, ये तो बैलेंस शीट में आएगा, ये भी लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ चीजें मैंने पेंडिंग रखी है, कौन कौन सी रखी है बेटा समझना, देखो इसको मैं सब हटा के आपको बताता हूं, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, दिख जाए अच्छे से, ठीक है। ये सब हटा देता हूं। देखो पेंडिंग रखा है मैंने, एक तो रिजर्व को, ये रहा 250, उसके बाद मैंने पेंडिंग रखा है ये डायरेक्टर फीस एंड रेम्युनरेशन 15,000, फिर मैंने पेंडिंग रखा है आपका ऑफिस सैलरी जो कि है आपकी 8,000, फिर मैंने पेंडिंग रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि है 1750, फिर मैंने पेंडिंग रखा है आपका इनकम, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम हो रही है 5,000। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने ट्रेडिंग में और पीएनएल में ट्रांसफर कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक प्रॉब्लम जरूर है, समझना अच्छे से, वो प्रॉब्लम ये है कि चलो सबसे दो प्रॉब्लम यहां पर है, एक नहीं दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है कि भैया इनका क्या करें, इनको किस रेशियो के अंदर ए और बी डिपार्टमेंट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन को, ऑफिस की सैलरी को, ऑफिस एक्सपेंसेस को, या इनकम देयर ऑन इसको। तो बेटा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई सूटेबल रेशियो नहीं मिल रहा तो आप एक जनरल पीएनएल बना दो और इनको जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल पीएनएल पूरे बिजनेस का होता है, ना ए का ना बी का, तो इनके लिए मैं जनरल पीएनएल बना के इनको मैं जनरल पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगा। ओके ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जनरल पीएनएल मतलब जैसे बैलेंस शीट कैसे बनाई मैंने ए और बी की मिला करके, ऐसे ही एक पीएनएल बना दूंगा ए और बी का मिला करके। ओके ठीक, अब यहां पर बारी आती है दूसरी प्रॉब्लम की। सेकंड प्रॉब्लम वो सबसे पहले यहां मैंने बताई थी कि ए डिपार्टमेंट जो है वो बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है कितना, 25,000 रुपए का गुड्स। ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम ए डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है किसको, बी डिपार्टमेंट को। तो बी डिपार्टमेंट को 25,000 का गुड्स मिल गया, हाँ, और ए डिपार्टमेंट की वो सेल में शामिल है, ये तो लिख दिया। बट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफर कर रहा है वो कर रहा है सेलिंग प्राइस पर, सेल्स प्राइस पर, और बी डिपार्टमेंट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। ये रहा, बी डिपार्टमेंट में कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। इसका मतलब बी डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा 25,000 का गुड्स सेल नहीं किया है, उसमें से कुछ गुड्स यहां पर बचा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉफिट शामिल है जो अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ। अगर 25,000 का गुड्स पूरा का पूरा ए डिपार्टमेंट से मिला और बी डिपार्टमेंट उसको आगे सेल कर देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 3,750 रुपीज का गुड्स अभी भी अनसोल्ड है।
मतलब ये हुआ कि ये अनसोल्ड स्टॉक है, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेल प्राइस पर है, क्योंकि 25,000 सेल प्राइस पे ट्रांसफर किए हैं ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को, तो सेल प्राइस का मतलब इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट अभी तक हमने कमाया नहीं है। कब कमाएंगे? बी डिपार्टमेंट उसको कब अर्न करेगा? जब उसको सेल करेगा। तो अभी तक सेल नहीं किया है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। उस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमको यहां से निकाल के पीएनएल में ट्रांसफर करना है। पर कितने परसेंट इसके अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट है, कितने परसेंट इसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ए डिपार्टमेंट ने जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया था? सिर्फ इतना बोल दिया सेल्स प्राइस। अरे सेल्स प्राइस कितनी वो तो बताओ, उसमें कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, पता नहीं है ना, तो उसको अभी हम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आइए बताता हूं। हम क्या करेंगे, यहां पर ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इधर की टोटल करो, ए डिपार्टमेंट की टोटल करो। देखो क्रेडिट साइड की, ए डिपार्टमेंट के कौन सी साइड की टोटल करनी है? क्रेडिट साइड की। 6,50,000 प्लस 48,000 तो क्या 6,98,000। उसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो, 40,000, 5,50,000, 10,000 और 33,000। तो यहां पर जीपी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 65,000, 65,000। ओके यस, ये क्या आ गया? ए डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे कैसे आप चाहो तो बी डिपार्टमेंट का भी निकाल सकते हो, एक बार तो निकाल दो, बाद में हम वैसे भी जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इसके अंदर शामिल, उसको तो वैसे भी ट्रेडिंग में दिखाते नहीं है, पीएनएल में दिखाना होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 78,750, उसमें से ये लेस कर दो, तो आएगा 26,250 बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे ये पता करना है कि ए डिपार्टमेंट जब गुड्स ट्रांसफर करता है बी डिपार्टमेंट को, तो वो सेल प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट कितना है और कॉस्ट कितनी है। तो कैसे पता करें? अभी पता कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है? देखो बेटा 65,000 और सेल्स कितनी है? 6,50,000। तो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन सेल ऑफ ए डिपार्टमेंट। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है जीपी ले लो, डिवाइड कर दो सेल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया अभी 65,000 किसका? ए डिपार्टमेंट का, और सेल्स कितनी है? 6,50,000, मल्टीप्लाई कर दो 100, तो आंसर आ गया 10%। आंसर कितना आ गया? 10%। यानी कि जब ए डिपार्टमेंट, ये देखो ए डिपार्टमेंट का जीपी, ए डिपार्टमेंट की सेल ली है मैंने, ये देखो ए डिपार्टमेंट का जीपी और ए डिपार्टमेंट की सेल। तो इसका मतलब हम ये पता चल गया कि ये जो ए डिपार्टमेंट जब बी डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है, हाँ, तो कितने परसेंट सेल्स के अंदर प्रॉफिट जुड़ा होता है? 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसका मतलब ये जो है ना 3750, हाँ, इसका 10% इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसका 10% क्या जुड़ा हुआ है? प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 3750 का 10% करोगे तो कितना आएगा? 375 रुपए। तो इसमें से 375 रुपए हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? इसको ऑपोजिट साइड में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो सर दिखाओ ना पीएनएल अकाउंट के अंदर। नहीं, यहां नहीं, हम जनरल पीएनएल के अंदर दिखाएंगे। इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमको और भी ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, उसको भी जनरल पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो इसको एक बार क्लोज कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर आ जाएगा बाय जीपी, कितना? 65,000 और 26,250। अब इस साइड की टोटल कर दो और यहां पर आप निकाल दो प्रॉफिट, जिसको आप नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, टू नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी कुछ खर्चे लेस करने बाकी है। तो इधर 65,000, इधर आ गया 26,250। तो 65,000 माइनस 3,000 माइनस 250 माइनस 500, तो इधर आ गया 61,250 बैलेंसिंग फिगर। बट ये पीएनएल पूरा नहीं बना है, कुछ खर्चे अभी भी दिखाने बाकी है, लेकिन उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए एक और पीएनएल बनाऊंगा जिसका नाम होगा जनरल पीएनएल, और वहां पर दिखाऊंगा कैसे। तो वो देखो अभी बताता हूं। 26,250 माइनस 1,000 माइनस 750 माइनस 2,500, 22,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर यहां हो जाएगा 26,250। अब बनाता हूं बेटा मैं जनरल पीएनएल। यहां देखो
यहां बनाता हूं, जस्ट एक और स्लाइड ले लेते हैं। चलो यहां बनाएंगे हम जनरल पीएनएल। ये जनरल पीएनएल डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनेगा, ये जनरल पीएनएल बनेगा पूरी कंपनी का, पूरी फर्म का। जनरल पीएनएल है बिल्कुल पीएनएल अकाउंट ही है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड देखो एक ही कॉलम बनाया मैंने, दो नहीं बनाए, ठीक है। अब यहां आ जाएगा नेट प्रॉफिट, कौन सा, जो हमने यहां पर आधे अधूरे पीएनएल से निकाला है। कितना है, ए डिपार्टमेंट का कितना है 61,250 और बी डिपार्टमेंट का कितना है 22,000। ए डिपार्टमेंट का 6250, बी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है 22,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 61250 प्लस 22,000, ये हो गया 83,250। अब यहां पर हम एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, कौन से वाले, जो हमने दिखाए नहीं थे। देखो सबसे पहले ये ले लो, अभी रिजर्व को रहने देना, मैं एंड में समझाऊंगा। डायरेक्शन फी एंड रेमुनरेशन, डायरेक्टर फीस और रेमुनरेशन, ये डायरेक्शन या डायरेक्टर, तो वो कितनी है 15,000 रुपए। तो अब यहां पर तो डिस्ट्रीब्यूट करनी नहीं है, तो सीधी सीधी लिख दो 15,000। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर ऑफिस सैलरी, वो कितना है 8,000, लिख दो यहां पर। नेक्स्ट और क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस 1750, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था, इनकम, इनकम थी क्रेडिट साइड में, ये देखिए 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी इधर जनरल पीएनएल में भी, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ अगर इनका सुटेबल रेशियो दे रखा होता तो फिर ये जनरल पीएनएल बनाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर हम इसी पीएनएल में ट्रांसफर कर देते, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, ठीक है। ओके अब देखो बेटा, यहां पर मैंने बोला कि इसके अंदर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो क्लोजिंग स्टॉक है किसका है, बी डिपार्टमेंट का। और बी डिपार्टमेंट को गुड्स कौन ट्रांसफर करता है, ए डिपार्टमेंट, और किस पे करता है, सेल प्राइस पर। और बी डिपार्टमेंट ने वो पूरा गुड्स बेचा नहीं, उसमें से कुछ बच गया, जो बच गया इसमें कुछ प्रॉफिट शामिल है। और क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट शामिल नहीं हो सकता, अगर प्रॉफिट शामिल है वो अनरियलाइज है। अनरियलाइज मतलब अभी तक कमाया नहीं है, कब कमाएंगे, जब इसको बेचेंगे। तो अभी क्यों शामिल किया, हटाओ, क्योंकि ओवरऑल तो कंपनी का ही प्रॉफिट निकल के आएगा ना, उसमें ऐसा प्रॉफिट कैसे शामिल हो सकता है जो कमाया ही नहीं। तो सिंपल यही है कि इसमें से जो प्रॉफिट है उसको हटाओ। तो कितने परसेंट प्रॉफिट है, 10%। हटाओ मतलब इसको डेबिट साइड में लिखो, ऐसे काटाकुटी नहीं होती है अकाउंटेंसी में, ब्रांच अकाउंट में भी हमने समझा था अच्छे से, है ना। तो कहां दिखाना, ट्रेडिंग में नहीं, पीएनएल अकाउंट में। अब पीएनएल ये वाला तो मैंने क्लोज कर दिया, ओके ये वाला तो क्लोज कर दिया, तो जनरल पीएनएल में दिखा देंगे हम यहां पर, टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व डेबिट साइड में दिखा दो, कितना 3750 का 10% कितना होगा 375, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब यहां देखो बेटा, अब आता है आपका वो वाला पॉइंट। बेटा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर प्रॉफिट शामिल है, हाँ, तो उसको हमने पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया। और ओनली किस डिपार्टमेंट के स्टॉक में प्रॉफिट शामिल हो सकता है, बी डिपार्टमेंट के, ओके। तो बी डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में अगर कोई प्रॉफिट शामिल था तो उसको हमने जनरल पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो डेबिट में दिखा के उसको कम कर दिया, ओके। तो ऐसे कैसे बेटा, इधर ए बी डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक भी तो पड़ा है, हाँ, इसमें भी तो प्रॉफिट शामिल होगा, हाँ, तो उसको कहां दिखाएंगे, जनरल पीएनएल के क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में था तो इसका स्टॉक रिजर्व डेबिट में दिखाया, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो इसका स्टॉक रिजर्व क्रेडिट में दिखाएंगे, तो इसका यहां दिखाएंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ये कौन सा वाला है, ओपनिंग वाला। ओपनिंग में कितना था 2500, उसका 10% प्रॉफिट, यस, कितना होता है 250। तो ये 250 बेटा वही तो है, ये देखो ये वाला, ये 250 क्रेडिट बोल रहा है, मैंने क्रेडिट में दिखा दिया। ओके जी, अब निकालते हैं, बस सारे पॉइंट हो चुके हैं, बैलेंस शीट बनानी है और इधर बस थोड़ा सा देखना है। यहां पर देखो
83,250 प्लस 5,000 प्लस 250, तो ये होता है 88,500। उसमें से सारी चीज़ें लेस कर दो, 15,000, 8,000, 1750, 375, तो यहाँ रहा 63,375 टू नेट प्रॉफिट ओवरऑल दोनों डिपार्टमेंट का मिला करके, यानी कि पूरी बिजनेस का, पूरी कंपनी का। और ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा बेटा? ऐड, यहां पर ऐड नेट प्रॉफिट, ए और बी दोनों का मिला करके। बोलो यहां तक समझ में आया? एक बार थम्स अप भेजो, फिर मैं जो है बेटा आपको बैलेंस शीट मैच करवा देता हूं, प्लीज। ओके जतिन, थैंक यू। अब देखो बेटा, यहां बैलेंस शीट पूरी मिल गई है, एक चीज रह गई यहां पर, स्टॉक। स्टॉक देखो कितना है, कौन सा वाला? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख तो दिया था लेकिन उसकी टोटल नहीं करी थी, 48,3750, तो ये हो गया 51,750। ठीक है, बट इसको अंदर लिखेंगे, पता है क्यों? मैं बताता हूं। 51,750, इसमें बेटा ये 3750 है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, हाँ उसको हटाओ। ओपनिंग तो है नहीं तो 250 भी हटा देते। ओपनिंग तो है नहीं, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग। इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो स्टॉक रिजर्व है, हाँ उसको लेस कर दो। वो कितना है? 3750 का 10%, जो कि होता है 375। तो यहां आ गया 51,375। अब दोनों साइड की टोटल कर दो, अगर बराबर आ गई तो हमारा एकदम आंसर करेक्ट है। ये तो हो गया 1,63,375। हो गया? ठीक है।